हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 41 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा खालिस्तान थी। ऑप्शन नंबर ए 50 वाट, ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट, ऑप्शन नंबर सी 500 वाट, ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसको करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि पावर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, यानी P इज इक्वल टू W यानी कि वर्क जो हम लोग काम किए हैं वो आउट ऑफ टाइम। कितना दिया हुआ है? वर्क डन मेरा कितना दिया हुआ है? 1000 और टाइम कितना? 2 सेकंड। इसको जब हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। और पावर हम जानते क्या चीज में होता है? तो वाट में होता है, यानी 500 वाट इसका क्या है? सही जवाब है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर सी 500 वाट इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, F बराबर m इंटू एम बटा में डी स्क्वायर। सूत्र में ये डी और आर मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको समझना है, ये नहीं कि कंफ्यूज करना है। सूत्र में जी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व के कारण त्वरण, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर डी अधिक ऊंचाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। जी बराबर होता क्या है? तो अगर मान भी पूछेगा तो मान भी बता सकते हैं हम लोग। जी बराबर होता है 6 लिख ही दे रहा है। जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकंड है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बनाना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और गति में रिलेशन जानते हैं, यानी v बराबर, यानी जो हम लोग का चाल हुआ यानी गति हुआ उसका बराबर क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी इनटू जो तरंगदैर्घ्य हो गया वो, यानी कि लैम्डा से हम लोग इसको सूचित करते हैं, और आवृत्ति को n से और गति को v से। तो दिया हुआ कितना है मेरा? 380। v बराबर 380 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? तो 840। और निकालना क्या? तरंगदैर्घ्य को निकालना है इनटू। तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? तो 380 डिवाइड 840 काट ले रहे हैं अब 19 बार में, और ये 2 चौके 8 42। अब 42 को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मेरा जवाब आएगा 0.45 मीटर। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए 0.45 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5.45 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.45 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.45 मीटर। तो हम लोग अभी निकाले थे, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए 0.45 मीटर इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब खालिस्तान बनेगा। ऑप्शन नंबर ए 26 सेंटीमीटर से परे स्थित किसी बिंदु पर, ऑप्शन नंबर बी 24 सेंटीमीटर
पर ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, ऑप्शन नंबर डी दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर। तो क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। हम लोग जान रहे हैं किस दर्पण का बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण का बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण में पहले तो ये जान ले रहे हैं, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। हाँ, ये यहाँ पे मेरा पोल है और कहीं पे F और कहीं पे R होगा। तो F फोकस दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, इधर साइड है, यानी कि अगर चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखें तो पोल के इधर साइड वाला मेरा क्या हो जाएगा, सारा निगेटिव, और अगर इधर साइड वाला होगा तो ये पॉजिटिव, यानी F बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, निगेटिव में है अवतल दर्पण के लिए। उत्तल के लिए इधर साइड यानी पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। -12 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी दोनों के लिए वही रहेगा क्योंकि वस्तु हम लोग इधर ही रखेंगे। तो U बराबर कितना दिया हुआ है, तो -26 सेंटीमीटर, और V हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट पेज में बना रहे हैं। तो 1/f हम लोग जानते हैं दर्पण फॉर्मूला से, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो 1/f मेरा कितना दिया हुआ है, 1/-12 प्लस 1/v, सॉरी, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/26। ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 1/v इधर ही रहेगा, माइनस 1/12 प्लस 1/26 बराबर 1/v। अब इधर साइड बनाते हैं हम, तो हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, -312 ले रहे हैं। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इधर से कर ले रहे हैं, 12 दूनी यानी कितना, 12 दूनी 24 और 12 छक्के 72, यानी कि इधर वाला मेरा 26 हुआ, माइनस में प्लस 26 से कितना बार में, 26 से कम 26, 26 दूनी 26 दूनी, तो ये हो जाएगा। तो फिर कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस, ये माइनस में है ना, तो माइनस से यहाँ पे ले ही चुके थे ऑलरेडी, तो इसको लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 14/312। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस दिया वही है, डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 22.2 से लगभग ये कटेगा सेंटीमीटर, और ये निगेटिव में आया। निगेटिव में आया तो क्या पता चल रहा है कि दर्पण क्या बनेगा, जो मतलब इसको भी ध्यान रखना, 22.2 जो आया है, इससे हमको एक कंक्लूजन पता चल रहा है कि 22.2 आंसर तो दिया हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच कहीं पर बिंदु पर क्या होगा, स्थित होगा, इसका प्रतिबिंब जो होगा। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसको भी क्या करते हैं, निकालते हैं हम। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्षमता बराबर क्या होता है, 1 बाय फोकस दूरी होता है। क्षमता कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। तो अवतल लेंस है तो इसका कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 1/f, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 बराबर, यानी कि 0.1 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना रहेगा तो सेंटीमीटर में कर देंगे, -10 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी -10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी -0.1 मीटर। तो इसमें हमको समझना है अवतल लेंस का, अवतल का दिया हुआ है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी एबोनाइट। तो क्या हो जाएगा, एबोनाइट एक तरह का, मतलब समझ लीजिए रबड़ टाइप का एक पदार्थ हुआ,
तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग जान ले रहे हैं विद्युत रोधी किसको बोलते हैं। तो विद्युत रोधी वैसा पदार्थ होता है जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, तो वो विद्युत रोधी कहलाता है। तो विद्युत रोधी नहीं है, तो ये विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी और ये विद्युत रोधी है। तो बच गया क्या? नाइक्रोम, यानी कि ये अपने खुद से क्या विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, यानी कि विद्युत रोधी। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। तो नाइक्रोम एक विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। ऑप्शन नंबर सी, रिहोस्टेट। ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी विद्युत धारा के मापन हेतु हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो अमीटर का यूज करते हैं। वहीं अगर दे दिया जाएगा विभवांतर को मापने के लिए, तो विभवांतर से कंफ्यूज नहीं हो रहा, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ये दो चीज को याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है खाली स्थान अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर ए, पीबी यानी प्लम्बम। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी, स्टैनम यानी कि टीन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं अर्धचालक की श्रेणी में कौन आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, जर्मेनियम। हाँ, जर्मेनियम इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग जानते हैं अर्धचालक में कौन कौन सा आता है। तो अर्धचालक जिसमें क्या हो, चालक अचालक दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण हो, अर्धचालक हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड हो गया, गैलियम हो गया। गैलियम जी ए होता है गैलियम, इसको भी ध्यान रखना। जी ई से कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं कहीं पे देख करके कंफ्यूजन हो जाता है। जी ई से जर्मेनियम हो जाएगा, जी ए से गैलियम हो जाएगा। और आर्सेनाइड, ये सब क्या है? तो ये सब अर्धचालक हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो खाली स्थान का परिवहन करता है। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में भी दो तरह का टिश्यू होता है, यानी कि उत्तक होता है। तो कौन कौन सा? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है, यानी जल को ले जाने का कार्य करता है। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम ऑप्शन नंबर ए, जल को ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गैसों को ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर डी, पोषक को। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषक को ले जाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजन होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ विखंडन। ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य विखंडन। ऑप्शन नंबर सी, साधारण विखंडन। ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी विखंडन। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी विखंडन कहलाता है। बाइनरी मतलब दो पार्ट में बट जाना एक तरह से। तो यही क्या हो जाता है? अमीबा का दो पार्ट में ही बटना क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? ऑप्शन नंबर ए, 2000 से 8000। ऑप्शन नंबर बी,
50,000 से 1,00,000, 50,000 से 1,00,000। ऑप्शन नंबर सी 1 मिलियन से 10 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी 10 मिलियन से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2,000 से 8,000 इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि एक मानव जीव में औसतन 2,000 से 8,000 स्वाद कलिकाएं क्या होती है? मौजूद होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि खालिस्तान मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यूरिया का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इसी वजह से प्रोटीन में जो मौजूद एमिनो अम्ल है जो वो एमिनो समूह निकल जाते हैं और ये एमिनो समूह बेहद जहरीले यानी कि अमोनिया में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरह से जो बनने वाला अमोनिया है वो अंत में लीवर के द्वारा क्या होता है? यूरिया में बदल जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी नलिका विहीन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी यकृत ग्रंथि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो नालिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो बी कॉम्प्लेक्स में भी B6 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाइयों के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर ए टैक्सोबैक्टीन, ऑप्शन नंबर बी डाल्वावैंसिन, ऑप्शन नंबर सी सिफेपाइम, ऑप्शन नंबर डी डिप्टोमाइसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिक्सोबैक्टीन। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। टिक्सोबैक्टीन क्या है? खोजा गया एक एंटीबायोटिक है जो क्या करती है? प्रतिरोध यानी कि कुछ बीमारी ये सब चीज से लड़ने में क्या करती है? मदद करती है एक तरह से। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फूल के किन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? ऑप्शन नंबर ए दल और वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी परागकोश और बाह्य दल, ऑप्शन नंबर सी परागकोश और पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी
पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुंकेसर को बोलेंगे स्टेमेंस और स्त्रीकेसर को बोलेंगे पिस्टल। तो ये क्या होती है? जनन कोशिकाएं होती है। नर युग्मक फूलों में क्या होते हैं? परागकोश में छोटे छोटे अंदर में परागक कण पाए जाते हैं, और मादा युग्मक में और फूल के क्या होते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। और ये मतलब कि परागकण एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो नर और मादा युग्मकों में क्या होती है? एक साथ होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी यौन प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी परागन। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी बताएं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी कीट, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जीवाणु इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है? जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु किण्वन के द्वारा लैक्टिक अम्ल का क्या करती है? निर्माण करती है, जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, राइबोफ्लेविन, विटामिन, ये सब पाया जाता है। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर ए बॉयल का नियम, ऑप्शन नंबर बी गेल-लुसाक का नियम, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन नंबर डी एवोगाद्रो का नियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इसको भी ध्यान देना है। डायरेक्टली मतलब पूरा पूरी, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, लेकिन यहाँ बोल रहा है v इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा किसमें बताया जाता है? तो बॉयल के नियम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह खाली स्थान का लवण होता है। ऑप्शन नंबर ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन नंबर बी कमजोर एसिड और सशक्त बेस, ऑप्शन नंबर सी सशक्त एसिड और सशक्त बेस, ऑप्शन नंबर डी कमजोर एसिड और कमजोर बेस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सशक्त एसिड और कमजोर बेस इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी लवण का पीएच मान अगर 0 होगा तो वो लवण कैसा होगा? एक सशक्त एसिड होगा और कमजोर बेस होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार, ऑप्शन नंबर बी परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी जितने भी तत्व है, अगर देखिएगा, अगर परमाणु भार देखिएगा तो सबका अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक भी बढ़ने और ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। परमाणु त्रिज्या भी वैसे ही चेंज हो जाती है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाने पर अगर मुक्त तत्व समान वर्ग में ही उनके तत्वों का देखा जाता है तो सारा का सारे तत्वों का क्या रहता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि खाली स्थान कार्बन का एक रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए
हीरा, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी फुलेरीन, ऑप्शन नंबर डी ग्राफीन। तो क्या है, तो हीरा, फुलेरीन और ग्राफीन क्या है, कार्बन के ही अपरूप है, जबकि सिलिकॉन क्या है, कार्बन के अपरूप नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। सिलिकॉन का यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं, कंप्यूटर चिप बनाने में भी करते हैं, इसको ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सतह पर भी सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें उसका परसेंटेज है 27.69%। इसको भी थोड़ा फैक्ट के तौर पे ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, सीसा और टिन की मिश्रित धातु को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी कांसा, ऑप्शन नंबर डी सोल्डर। तो क्या कहा जाता है, तो शीशा और टिन, तो शीशा और टिन के घटक को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर डी सोल्डर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सोल्डर कहा जाता है। जैसे कुछ है, अब पीतल का याद कर लीजिएगा, उसमें किस चीज़ का घटक रहता है, तो कॉपर और जिंक का। कांसा में किस चीज़ का रहता है, तो कॉपर प्लस टिन का रहता है, यानी कि टिन SN। फिर सोल्डर का तो अभी देखे ही, शीशा और टिन हो गया। फिर एक हो जाएगा जर्मन सिल्वर का भी ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चन देता है। कॉपर का, जिंक का और निकल का होता है इसमें घटक, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन देता है जर्मन सिल्वर के नाम से, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सिल्वर होता होगा और वो सिल्वर वाले पे ऑप्शन पे टिक मार देगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी चींटी के डंक में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा जान लेते हैं, जैसे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए CO यानी कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसका, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या हो जाता है, ब्रेड या केक क्या हो जाता है, फूलता है, नरम होता है और सुगंधित भी हो जाता है। आई होप कि आप लोग को क्लास पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स थोड़ा कीजिए।